नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको सुनील जी एस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में, फिर से हम लोग अपनी दुनिया में चलेंगे। और ये है संसद का दूसरा लेक्चर। इससे पहले मैंने आपको संसद में राज्यसभा के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आज होगा संसद का दूसरा, और ये है लोकसभा। तो क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताए थे संसद का जो स्ट्रक्चर है वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट का गठन होता है। तो देखिए संसद के गठन के बारे में यहाँ पर ये अनुच्छेद 79 से संबंधित है, और अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में यहाँ पर उल्लेख करता है। तो आपने यहाँ पर देखे हैं अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन हो गया था, और राज्यसभा के बारे में लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बता चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में राज्यसभा क्या होते हैं, राज्यसभा में अधिकारी कौन कौन होते हैं, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारे प्रावधान मैंने आपको राज्यसभा में इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए आज जो होगा ये सांसद है, और सांसद यानी कि ये हमारे संविधान के भाग 5 से संबंधित है, और अनुच्छेद यहाँ पर 79 से लेकर के 122 तक में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि आप कहेंगे विधायिका, संघीय विधायिका में हमने आपको बताए थे, संघीय विधायिका में सांसद होगा, और सांसद का निर्माण जो होगा वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों मिलकर के पार्लियामेंट का गठन करता है। राष्ट्रपति के बारे में आपको, कार्यपालिका के बारे में हमने बता चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, जबकि राज्यसभा के बारे में भी बता चुके हैं। आज जो है आपका वो है लोकसभा, और लोकसभा के बारे में यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लोकसभा, इसलिए आपको लोकसभा के बारे में देखना है। तो देखिए लोकसभा का सबसे पहले देखेंगे, इसको जो है निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। दूसरा इसका नाम होता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये सरकार का लोकप्रिय सदन है, तो इसीलिए इसका नाम लोकप्रिय सदन है। तो यहां पर आपने देख लिया है, निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन, यह एक अस्थायी सदन है। क्योंकि अपने राज्यसभा में पढ़े थे, यह एक उच्च सदन होता है और यह एक अस्थायी सदन होते हैं, ये कभी विघटित नहीं होते हैं। जबकि इसके सदस्य का कार्यकाल मैंने आपको 6 वर्ष के लिए बताए थे, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही सदस्य को सेवा में ले लिए जाते हैं। ये तो राज्यसभा से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और तीसरा जो हो गया ये नॉन फिक्स हो गया है, यानी कि ये फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी विघटित हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, अस्थायी सदन। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा, और लोकसभा में यहाँ पर अनुच्छेद जो है ये संबंधित है, अनुच्छेद आर्टिकल, हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 81 से ये संबंधित है। और अनुच्छेद 81 में यह प्रावधान दिया गया है कि यहाँ पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होगी, और यहाँ पर 2 जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। यानी कि सीधे आप समझ लीजिए, अधिकतम सदस्यों की संख्या यहाँ पर 552 के बारे में जिक्र किया गया है, ये ऐसा अनुच्छेद 81 है। यानी कि अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552, और इन 552 में से अगर देखें, इन 552 सदस्य में से 530 सदस्य प्रत्येक राज्य से लेंगे, प्रत्येक राज्य से उम्मीदवार बनेंगे, और 20 सदस्य, यहां पर 20 सदस्य प्रत्येक यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। तो 20 सदस्य कहां से लिए जाएंगे, यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। और 2 सदस्य को यहां पर राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राष्ट्रपति यहां पर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करेंगे और ये अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत ये राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। बताएंगे वर्तमान में ये प्रावधान अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसा अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान है, लोकसभा में अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 अधिकतम कितने 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन, तो इसका मतलब होता है, देखिए जैसे कि आपको पता है भारत में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज यहाँ पर भारत में शासन कर रहे थे। तो उस समय बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पर आकर के शुरू कर दिए रहना बसना, और अंग्रेजों ने हमारे भारतीय महिलाओं के साथ जब विवाह किए तो उसी अंग्रेज को यहाँ पर एंग्लो इंडियन नाम दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन उसी को कहा जाता है। ऐसा अंग्रेज जिसका विवाह भारत में हो गया है या भारतीय महिलाओं के साथ हुए हैं, तो ऐसे अंग्रेज को एंग्लो इंडियन नाम दिया गया है। तो इन्हीं एंग्लो इंडियन को अगर चाहे तो लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो आपने देख लिया है 530 प्रत्येक राज्य से उम्मीदवार होंगे और 2 जो है प्रत्येक यूनियन टेरिटरी से, तो 530 + 20 550 और 2 को राष्ट्रपति क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। तो टोटल ये अधिकतम का प्रावधान कितना है? 552 ये है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें प्रावधान कितना था? वर्तमान में 545 था। कितना था? 545। इसमें से भी देखेंगे तो 530 सदस्य प्रत्येक राज्य से, अगर 530 अगर यहां पर सदस्य देखा जाए, सांसद महोदय देखा जाए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रत्येक राज्य से कितने मेंबर आएंगे? 530 मेंबर आएंगे। और यहां पर प्रत्येक यूनियन टेरिटरी से 13 सदस्य लाएंगे। कितने सदस्य लेंगे? 13 सदस्य। तो देखिए 530 + 13 543, और 543 + 2 कितना होगा? 545। और 2 को फिर से कौन नॉमिनेट करेंगे? तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। तो ये वर्तमान में प्रावधान था। लेकिन देखिए 95वें संविधान संशोधन 2009 में किया गया। कौन संविधान संशोधन? 95वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये किया गया 2009 में। और इसमें ये प्रावधान दिया गया कि अनुच्छेद 331 के तहत जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, यह अब 2020 से समाप्त हो जाएंगे। देखो 2009 ईस्वी में 95वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें यह प्रावधान दिया गया कि यह संविधान संशोधन 2020 से लागू हो जाएगी। लागू कब से होगी? 2020 से। इसका मतलब ये हुआ 2020 से जो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं और 2020 से अब वो नहीं करेंगे। तो अभी अब देखेंगे एंग्लो इंडियन के लिए 2 जो यहाँ पर खाली स्थान है, ये खाली के खाली है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि 95वें संविधान संशोधन 2009 में यह प्रावधान दिया गया कि यह अधिनियम कब से लागू होगा? 2020 से लागू होगा। इसलिए एंग्लो इंडियन का सीट जो 2 है यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर निर्वाचन कितने पर होता है? 543 पर। अब क्या कहेंगे? 545 की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे 543। तो 543 पर वर्तमान में क्या होता है? निर्वाचन होता है लोकसभा से। तो देखिए 331 अनुच्छेद के तहत यहाँ पर ये प्रावधान अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 530 प्लस 5 और 13 तो 543 हो गया। 543 में से अगर देखें 543 में से देखिए तो 543 सदस्य में से यहाँ पर 543 में से यहाँ पर 84 सदस्य को एससी से और 47 सदस्य को एसटी से देखिए आरक्षण दिया गया है। और ये आरक्षण 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत यहाँ पर देखेंगे एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है, जबकि एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है।
तो ये दोनों जो है आरक्षण सीट यहाँ पर दिया गया है। और आरक्षण सीट यहाँ पर आरक्षण है अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330 से संबंधित है। ठीक, तो ये तो आपने देख लिया है। लोकसभा में एससी के लिए कितने आरक्षित सीट है? 84, जबकि एसटी के लिए 47। और ये किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 में दिया गया है। तो ये तो आपने देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए या इसकी निर्वाचन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसका योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं तो लोकसभा तो नीचा लिख देते हैं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। अब देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब यहां पर हम देख लेते हैं इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर कुछ योग्यताएं दिया गया है, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक का मतलब ये होता है, अब देखिए संविधान के भाग 2 आप पढ़े होंगे, नागरिकता सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में इसका प्रावधान दिया गया है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किए जा सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता छीने जा सकते हैं। तो यहां पर 5 प्रकार से कौन कौन प्रकार है? एक तो वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जित करने पर। तो यहां पर आप देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक हम कैसे मानेंगे नागरिक? तो यहां पर आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर ये है तो आप लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। एज 25 ईयर्स कंप्लीट अगर हो गया है तो लोकसभा सदस्य बनने की योग हो गया है। तो पहला कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक। और दूसरा कंडीशन क्या है? 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगर तीसरा यहां पर कंडीशन देखें तो तीसरा में है यहां पर विकृत मस्तिष्क का नहीं होनी चाहिए, विकृत मस्तिष्क का ना होना चाहिए, या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपने देख लिया है, किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी सरकारी जॉब पर है, किसी सरकारी पद पर है, तो अगर सरकारी पद पर है तो वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आप कहेंगे किसी लाभ के पद पर, किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर कंडीशन अगर आप पूरा करते हैं तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। याद कीजिए हमने राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं बताए थे, आर्टिकल 84 के तहत यहां पर भी है, और आर्टिकल 84 के तहत राज्यसभा में भी हमने आपको बताए थे। उसकी सदस्यता बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 25 की जगह पर क्या बताए थे? 30 वर्ष का आयु कंप्लीट होनी चाहिए। बाद बाकी ये सारे प्रावधान दिया गया है। तो लोकसभा में न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स न्यूनतम एज होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देख लिए हैं लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। तो इसमें अगर आप
देख लिए हैं, तो 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आपने देख लिए हैं। अब लोकसभा के सदस्यों के चुनाव कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों के चुनाव, तो देखिए, तो यहां पर देखेंगे लोकसभा सदस्यों के चुनाव। लोकसभा सदस्यों के चुनाव, यहां पर लोकसभा सदस्यों के चुनाव देख लेते हैं। तो देखिए, इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जबकि राज्यसभा का इनडायरेक्ट, प्रेसिडेंट के चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो यहां पर आपने देखे हैं, तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हम समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब क्या, भारतीय जनता द्वारा, भारतीय नागरिकों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। तो यहां पर नागरिकों के द्वारा, नागरिकों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या है, अधिकार है। बशर्ते अगर भारतीय नागरिक न्यूनतम एज अगर 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है, तो अगर 18 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया है तो वोट गिरा सकते हैं और अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अब देखिए, यहां पर इसका वोटिंग सिस्टम कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये इस चुनाव का नाम दिया है फर्स्ट पास्ट द, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इसका मतलब अगर समझे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब, तो यहां पर जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र में वोटरों की संख्या 50,000 है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में वोटरों की संख्या, वोटरों की संख्या लगभग 50,000 है, 50,000 है, ये वोटर है, ये क्या है, वोटर है। अब देखिए, अब इस क्षेत्र से यहां पर संसद के उम्मीदवार में 3-4 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, टिकट लेकर खड़े हो गए हैं। तो आप देखेंगे यहां पर इस क्षेत्र में कुल वोटर की संख्या कितना है, 50,000 है। जबकि यहां पर 4 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार का नाम है ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो आपने 4 उम्मीदवार यहां पर देख लिया है। अब देखिए इसमें कैसे होता है जी। तो इस क्षेत्र से मान लेते हैं यह क्षेत्र है, किसी एक्स नाम का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से यहां पर ए जो है प्राप्त कर लेता है 15,000 वोट। ये अकेले 15,000 वोट प्राप्त कर लेता है। जबकि बी यहां पर 20,000 वोट प्राप्त करते हैं। तो 15, 20, 35, 35, 15, 50। और यहां पर देख लेते हैं, ये जो है 10,000 वोट प्राप्त किए हैं। जबकि डी यहां पर 5,000 वोट प्राप्त किए हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं काउंट करके, 15, 20, 35 और 10, 45 और 5, 50, 50,000 वोट हो गया है। अब इसमें देखेंगे 4 उम्मीदवार है, एमपी के उम्मीदवार में 4 यहां पर उम्मीदवार देखने को मिलता है। एक उम्मीदवार का नाम ए, दूसरा का बी, तीसरा सी, चौथा डी। टोटल वोट की संख्या कितनी है, 50,000। 50,000 वोट गिरने वाले हैं। और इन 50,000 में से इस एरिया से जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा ले लेंगे वही उस क्षेत्र का सांसद कहलाएंगे।
तो अब इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं बी जो है महोदय, ये यहां पर इन तीनों की तुलना में ज्यादा वोट बटोरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहां का जो सांसद है, यहां का जो सांसद है कौन बनेगा? बी बनेगा, इस एरिया का, एक्स नाम के एरिया का। लेकिन इसका उल्टा आप सोचिए, इस 50,000 वोट में से बस 20,000 ये वोट प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 30,000 व्यक्ति इनके विरोध में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 30,000 का राजा अब कौन होंगे? बी होंगे। मतलब इन 30,000 पर अब शासन कौन करेंगे? बी करेंगे। तो यही इसी सिस्टम को आप कह सकते हैं, क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन सिस्टम होता है, यह प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नागरिकों द्वारा चुना जाता है, और जो सबसे ज्यादा उस एरिया से वोट लिए है उसको जो है उस एरिया का सांसद बना दिया जाता है। तो ये चीज आपने देख लिया है। तो यहां पर हम देख लेंगे, ये इलेक्शन की प्रणाली तो हो गया है। अब इसमें उम्मीदवार जब आते हैं तो इस उम्मीदवार का शपथ का प्रावधान कैसे होता है? तो देखिए, शपथ, अब यहां पर लोकसभा सदस्यों को शपथ जो है, ओथ, शपथ, ओथ, शपथ कैसे दिया जाता है? इनके शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनके शपथ जो है एक प्रोटेम स्पीकर आते हैं, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। अब देखो, नियुक्ति इनको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इनका काम क्या होता है? जब नए नए सांसद आते हैं लोकसभा सदस्य बनकर, तो उनको शपथ दिलाना और लोकसभा का अध्यक्ष को चयन करने में ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो इनका काम होता है, सबसे पहला काम तो यही होता है, लोकसभा का अध्यक्ष को नियुक्त करना, यानी कि स्पीकर को चयन करना। क्या करना? चयन करना, लोकसभा का अध्यक्ष को चयन करना। और दूसरा काम, लोकसभा के सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाना, शपथ दिलाना। तो देखिए, इन सबको शपथ दिला करके इनके बाद में इनका जो है पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये आप देख लिए हैं लोकसभा के सदस्य का चुनाव का प्रक्रिया। और लोकसभा जब बनकर आते हैं तो इनके सदस्यों को जो है शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। उसके बाद इनके सीट जो है, इनके पद जो है स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, यहां पर ये लोग बन गए हैं लोकसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इन लोगों को सुविधा क्या सब मिलने वाले हैं? तो आप देखेंगे इन लोगों की सुविधा जो है, लगभग इनका जो सैलरी है, वेतन, लोकसभा सदस्यों का वेतन जो है लगभग 1 लाख रुपया मिलते हैं महीना, प्रति माह। तो वेतन लगभग 1 लाख रुपया प्रति माह मिलते हैं। और दैनिक अगर खर्चा देखा जाए, दैनिक खर्चा, दैनिक खर्चा बहुत तरह का दिया जाता है दैनिक। तो दैनिक खर्चा इनको 2,000 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। तो सरकार द्वारा इनका प्रतिदिन का जो खर्चा है, खर्चा के लिए इनकम कितना हो रहा है सरकारी फंड से? 2,000 रुपया। और इनका जो ऑफिस का जो खर्चा है, इनका ऑफिस का जो खर्चा है, आप देखेंगे इनको ऑफिस में मतलब बहुत तरह का मेंटेनेंस की खर्चा दिया जा रहा है, वो लगभग लगभग 50,000 रुपया महीना दिया जा रहा है, 50,000 रुपया प्रति माह। अगर टोटल अगर देखा जाए एक महीना की इनकम अगर इनको देखा जाए तो देख लीजिए, तो लगभग आप देखेंगे 30 दूनी 60,000 रुपया ये हो गया, और 50,000 ये, 1,10,000 और 1 लाख, यानी कि लगभग 2,10,000 रुपया जो है इनको प्रति माह इनकम है। ये है एमपी का सैलरी से लेकर के खर्चा तक। तो इनका जो है हमने देख लिया है, इनका वेतन लगभग 1 लाख रुपया, दैनिक खर्चा सरकार की तरफ से 2,000 रुपया प्रत्येक दिन दिया जाता है, और यहाँ पर ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 50,000 रुपया
प्रति महीना दिया जाता है। कुल मिलाकर के इनको जो है यहाँ पर 2,10,000 के आसपास यहाँ पर इनकम हो रहा है। तो ये चीज हमने देख लिए है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम देखते हैं यहाँ के सदस्य 552 है अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो 552 में अगर देखें, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम की बात हो रही है, मैक्सिमम की। तो देखिए मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 कितनी है, 552 है। और इन 552 में से 530 सदस्य प्रत्येक राज्य से लिए जाएंगे, प्रत्येक राज्य से लिए जाएंगे। और 20 सदस्य प्रत्येक यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाएंगे। और 2 सदस्य को यहां पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। ये तो आपको पता चल गया है। अब यहां पर देखिए वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना था, 545। कितना था, 545। लेकिन 95 संविधान संशोधन 2009 में यहां पर 2 का जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, अब इसको 2020 से लागू करके अब इन 2 को क्या हो गया, खाली कर दिया गया। जो वर्तमान में कितना है, 543 है। तो इलेक्शन कितना पर होता है, 543 पर। पहले भी इतना ही पर होता था, अब भी 543 पर ही इलेक्शन होता है। अंतर क्या है, 2 को नॉमिनेट करने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति को था अनुच्छेद 331 के तहत, जबकि 95 संविधान संशोधन के तहत अभी इसको क्या कर दिया है, रोक दिया गया है। ठीक, इन 543 में अगर देखें, इन 543 सदस्य में से अब देखिए यहां पर एससी के लिए कितना आरक्षण सीट दिया गया है, 84 सीट। जबकि एसटी के लिए कितना दिया गया है, यहां पर 47 सीट। तो ये भी ध्यान में रखना है। और ये राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं आरक्षण, अनुच्छेद 330 के तहत यहां पर प्रावधान किया गया है। तो ये चीज आपने देख लिया है। यानी कि राष्ट्रपति के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके चुनाव क्या होने चाहिए। अब लोकसभा सदस्य की अवधि क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्य अगर बन गए हैं तो ये कितने वर्ष के लिए बनेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखना है, लोकसभा के सदस्य की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है। तो देखिए तो लोकसभा सदस्यों की अवधि, लोकसभा सदस्यों की अवधि अवधि अब देखिए सामान्यतः अगर देखा जाए लोकसभा सदस्यों की अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। इनकी अवधि सामान्यतः 5 वर्षों के लिए ही होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 वर्ष से कम भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है सामान्यतः। 76वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में आप देखेंगे 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन। और देखिए, और ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 ईस्वी में। और इस समय यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा, ये जो लोकसभा का सदस्य है, जो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ा करके इसे 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, 6 वर्ष कर दिया गया है। तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब देखिए ये जो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, इसको फिर से सुधार कर दिया गया 1978 ईस्वी में। और 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन हुआ। और 44वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 6 वर्ष से कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत
5 वर्ष से कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया सदस्यों की, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष से करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये चीज आपने देख लिया है। लेकिन आपातकाल के दौरान क्या होगा? जब इमरजेंसी देश में लागू होगा, आर्टिकल 352 अगर लागू है, तो उस समय लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा? तो उस समय में लोकसभा की अवधि बढ़ाए जा सकते हैं, और इसमें प्रावधान है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये प्रावधान आपने देख लिया है। ऐसा हमारे संविधान का अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 में प्रावधान किया गया है। 83 के क्लॉज 2 में अगर आपातकाल लागू हो गया है, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 अगर लागू हो गया है, अर्थात इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लागू हो गया है, तो अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के तहत एक बार में 1 वर्ष के लिए इसकी अवधि बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान 83 के भाग 2 में कहा गया है। तो देखिए, आपने देख ही लिया है 42वें संविधान संशोधन करके इसके कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया, और फिर से 44वें संविधान संशोधन 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये चीज आपने देख लिए हैं। अब देखिए, संसद सदस्यों के पद रिक्त कैसे होगा? तो आपने देखे हैं यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की अवधि। अब हम देखेंगे संसद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो खाली कैसे होगा और रिक्त कैसे मान लिया जाता है। तो ये प्रावधान आपको देखना है। संसद के सदस्यों का कार्यकाल जो है रिक्त, अगर 60 दिन तक लगातार अगर वो एब्सेंट रहते हैं सदन में बिना बताए, तो उनका पद खाली मान लिए जाएंगे, रिक्त मान लिए जाएंगे। तो आपने देख लिया, यदि सांसद लगातार 60 दिनों तक अगर सदन में किसी को बताए बिना अगर एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनका जो है कार्यकाल समाप्त मान लिए जाएंगे, यानी कि उनको यहां से खाली कर दिए जाते हैं, सीट को खाली मान लिए जाते हैं। तो यहां पर सांसद के कुछ अधिकारी के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो लोकसभा के अधिकारी ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। ऑफिसर के बारे में यहां पर देख लेते हैं। लोकसभा के अधिकारी में यहां पर 2 अधिकारी मुख्यतः होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। अब देखिए, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का प्रावधान अनुच्छेद 93 से 97 के बीच में कहा गया है। अब देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 93 से 97 के बीच में कहा गया है। और अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा सौंपना चाहे तो अध्यक्ष को सौंपेगा। तो ये चीज आपने देख लिए है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, एक ही समय में लोकसभा अध्यक्ष का भी सीट खाली हो गया है और उपाध्यक्ष का भी सीट खाली हो गया है, यानी कि ना तो लोकसभा का अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष है। तो उस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होंगे और कौन नियुक्त करेंगे? तो उस परिस्थिति में लोकसभा के सदस्य जो होंगे सहमति बना करके लोकसभा के अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये तो उस समय कंडीशन है। तो आपने देख लिया, अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 97 के बीच में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं लोकसभा की शक्ति क्या होती है। तो पावर्स ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के शक्ति के बारे में यहां पर देख लेना है। तो देखिए, लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की तुलना में कहीं न कहीं अधिक दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप देखें, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ लोकसभा के पास ही है, जैसे कि धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। तो ये सब जो है लोकसभा के पास है। अनुच्छेद 110 के तहत यहां पर धन विधेयक लोकसभा से ही पारित किया जाता है, लोकसभा से पारित किया जाएगा। हालांकि सांसद का सदन राज्यसभा भी होते हैं, तो इसीलिए
लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा भेज दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अगर मान लेते हैं कोई धन विधेयक, अच्छा ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका तय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और देखिए धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 से संबंधित है, अनुच्छेद 110 से संबंधित है। और धन विधेयक की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 109 में कहा गया है। तो इसका प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में है, और धन विधेयक के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 110 है। और ये धन विधेयक लोकसभा से पारित होते हैं। और मान लेते हैं ये है लोकसभा और यहाँ पर ये है राज्यसभा। लोकसभा से अगर ये विधेयक अगर राज्यसभा भेजा गया तो राज्यसभा के पास यह शक्ति है कि इसे 14 दिन तक अपने पास रख करके इसको डिले करवा सकते हैं। लेकिन लोकसभा यहाँ पर 14 दिन तक वेटिंग में रहते हैं कि चलो 14 दिन तक यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर में कोई अगर रिएक्शन नहीं देते हैं तो 14 दिन के बाद उस प्रस्ताव को पारित मान लिए जाएंगे। या मान लेते हैं लोकसभा ने फिर से राज्यसभा भेजे और राज्यसभा ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद फिर जैसे ये प्रस्ताव लोकसभा के पास आते हैं तो लोकसभा उसे पारित मान लेते हैं। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, अगर इस विधेयक को लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा भेजे और राज्यसभा ने इसमें कुछ सुधार करने की अनुमति दी, सुझाव दिए जो कुछ इस विधेयक में सुधार करने की आवश्यकता है, और यह सुझाव ये डिपेंड करता है लोकसभा पर। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के सुझाव को माने या बिना माने हुए इसको फिर से पारित करवा दे। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें ज्यादा शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास है। ये आपने देख लिया यहाँ पर लोकसभा के पास यहाँ पर शक्ति। अब देखिए यहाँ पर हम और कुछ देखते हैं। लोकसभा के पास ये भी शक्ति है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनको अगर पद से हटाया जाता है तो वहां पर लोकसभा की सहमति लेनी आवश्यक हो जाते हैं। हमने आपको बताए थे राज्यसभा से अगर सभापति को हटाए जाते हैं तो उसके लिए राज्यसभा से बहुमत के साथ 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है। लेकिन उस बहुमत पर यहाँ पर लोकसभा की भी सहमति जरूरी हो जाता है, अन्यथा फिर यह सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा की एक हम और बैठक देख लेते हैं। लोकसभा के बैठक कैसे होते हैं, और लोकसभा की अवधि इसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होते हैं। तो इसकी बैठक जो होगा लोकसभा की बैठक, यहाँ पर लोकसभा की जो बैठक होते हैं तो देखिए बैठक के लिए यहाँ पर गणपूर्ति अगर देखा जाए तो कम से कम लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। अगर कुल लोकसभा के सदस्यों का 10वां भाग अगर उपस्थित नहीं है तो उस बैठक को तत्काल के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। अगर 10वां भाग अगर है तो बैठक हो सकते हैं। न्यूनतम कितना चाहिए? लोकसभा सदस्यों का 10वां भाग। इसको गणपूर्ति कहा जाता है, गणपूर्ति। ये चीज आपने देख लिए हैं। अगर और इसमें देखें कुछ फैक्ट सब देख लेते हैं। देखिए लोकसभा सदस्य अगर इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो उसके लिए कुछ जमा राशि देना पड़ता है, जमा राशि। और ये जमा राशि कितना होता है? 25,000 रुपया। अब देखो ये 25,000 रुपया जमा करना होता है। और अगर कोई मान लेते हैं ओबीसी कास्ट से है तो उनके लिए लगभग 12,500 रुपया यहाँ पर जमा राशि के रूप में जमा करना होता है। और यदि आप अपने क्षेत्र से कुल वोटों की संख्या के 6वां भाग अगर हासिल नहीं करते हैं तो आपका जो जमा राशि है वो जब्त कर लिया जाता है, वापस नहीं मिलेगी आपको। अगर आप कुल वोटों से अपने क्षेत्र के कुल वोट की संख्या से करीब अगर 6वां भाग अगर हासिल कर लेते हैं वोट तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो ये इसका प्रावधान है। यहाँ पर लोकसभा सदस्य यहाँ पर जमा राशि कितने करते हैं? ये जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे 25,000 रुपया, जबकि ओबीसी कास्ट के लिए यहाँ पर 1250 रुपया। ये पैसा आपको तभी वापस मिलेगा जो कुल वोट कम से कम 6वां भाग अगर आप प्राप्त कर लिए हैं तो पैसा वापस मिलेगा, अन्यथा पैसा जमा नहीं मिलेगा, यानी कि जब्त कर लिया जाता है।
तो ये था इसका प्रावधान। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और फैक्ट। यहाँ पर देखिए, तो यहां पर देख लिया आपने धन विधेयक अनुच्छेद 112 से, जो किससे प्राप्त होते हैं, लोकसभा से। अब देखिए वित्त विधेयक हो गया, जैसे कि यहां पर बजट हो गया, बजट। अब देखिए ये बजट जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 में संबंधित है। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। यहां पर बजट की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये क्या होता है, आप कहेंगे सरकार की एक वर्ष के अनुमानित आय और व्यय के ब्यौरा को बजट कहा जाता है। तो यहाँ पर सरकार के अगले अनुमानित आय एवं एक वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान के ब्यौरा को बजट कहा जाता है। तो ये चीज आपने देख लिए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेशन कुछ चलता है, यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई सेशन चलता है, यानी कि संसद का सत्र चलता है, और उसमें एक और ये आ जाता है बजट सत्र। तो एक छोटा सा यहाँ पर है संसद का सत्र, पार्लियामेंट सेशन। तो पार्लियामेंट सेशन अब पूछेगा संसद के सत्र कितने साल में चलते हैं, कितने बार, तो 3 यहाँ पर सेशन चलते हैं। और 3 सेशन का नाम क्या हो जाता है, तो एक को कहेंगे बजट सत्र, दूसरा होगा यहाँ पर, दूसरा होगा मानसून सत्र, और तीसरा यहाँ पर होगा शीतकालीन सत्र। तो देखिए बजट का कुल कितने सत्र होते हैं, यहाँ पर 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब दिक्कत क्या है, अब समय हम कहां से कहां लेकर के हम बजट सत्र कहेंगे। तो यहां पर देखिए बजट सत्र जब देखेंगे आप, तो ये फरवरी से लेकर के मई के बीच के समय को बजट सत्र आप कहेंगे। तो देखिए फरवरी से मई के बीच के समय को आप बजट सत्र कहेंगे। यहां पर जब संसद चलेगी तो यहां पर बजट के बारे में यहाँ पर प्रावधान होगा, जो फरवरी से लेकर के मई के बीच में चलता है। और दूसरा है मानसून सत्र। यहाँ पर देखिए जून के आसपास में हमारे देश में मानसून क्या होते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मानसून सत्र जो चलते हैं यहाँ पर जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में जो मानसून संसद का सत्र जो चलता है उसका नाम क्या है, मानसून सत्र है। और इसका समय है जुलाई से अगस्त के बीच में। शीतकालीन यहाँ पर देखिए ठंड के मौसम को, यहाँ पर नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो संसद का सत्र चलता है उसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है। और शीतकालीन सत्र का समय नवंबर से दिसंबर के बीच में माना गया है। तो आपने देख लिया है संसद के सत्र यहाँ पर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो चलिए आशा करता हूं आपको लोकसभा वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो आप अपना काम कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।